शुक्र है पेपर ख़त्म हुई है। पेन पेंसिल डाइनिंग टेबल पे रखते वो सोफ़े पे गिरी थी। आज 21वां रोज़ा था। कैसा हुआ पेपर? आयशा बेगम जूस का गिलास पकड़े इसे पकड़ाते पंखा तेज़ करने लगी। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और फिर बाहर इस वक्त चलचलाती धूप। बहुत अच्छा हो गया, एक ही सांस में ख़त्म करते जवाब दिया। चलो अल्लाह करे पास हो जाओ। गिलास पकड़ के डाइनिंग टेबल पे रखा। अब कल से सारे रोज़े रखने हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाई, हाँ जी सारे रोज़े रखने हैं। आयशा बेगम ने इसकी चीज़ें उठाते कहा, आज तो खूब खाऊंगी ना। आयशा खुद उठकर किचन में आई, फिर फ्रिज में पड़ा एक कबाब उठाया, इन्हें तला और 2 ब्रेड निकाल के टोस्ट पे सींग के कबाब इन दोनों के दरमियान रख के केचप ऊपर लगाया। फिर आराम से एक शोकेस का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। चीज़ें रखकर वापस मम्मा रूम में गई। मम्मा लैपटॉप खुशी इसके अंग-अंग से फूट रही थी। पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसी खुशी होती है। आयशा बेगम ने फिर इसे दराज से लैपटॉप निकाल के दिया। शुक्रिया। बाँचे फैलाकर वापस आई। फिर जो इतने दिनों का सीज़न छोड़ा हुआ था वो मुकम्मल करके रात 1 बजे सोई। मुझे पढ़ने दो। रईस इसकी हरकतें देखकर चीखा था। उशी के पेपर ख़त्म हुए थे कि रईस के स्टार्ट हो गए। पढ़ो, मैंने कब रोका है? इसके आगे पीछे फिरते वॉल्यूम और ऊँचा किया। क्या मसला है? मम्मा मम्मा आपकी बात। और इसने आयशा बेगम को आवाज़ दी। मम्मा ये पढ़ने नहीं दे रही। वो जो अपने कमरे में अकेला बैठ के पढ़ रहा था, उसी मम्मा का मोबाइल उठाए नाथे सर्च करके लगा रही थी, वो भी ऊंची आवाज़ में। देखो मैंने तुम्हें कोई तंग किया था? इतने भी रोज़ा भी रखा हुआ था, इसके 2 बजे पेपर भी था। ओके ओके पढ़ो। वो इसे तंग करने का इरादा तर्क करते छत पे आई। फिर जंग पीट के टेरेस पे देखा, दरवाज़ा बंद था। अब ये मुजरिम वापस आएंगे तो मैं इधर से मिल सकूंगी। इसने दूसरी दफ़ा भी इसी रास्ते से जाने का सोचा था, लेकिन माबिर को गए 2 हफ्ते हो गए थे, एक बार भी वापस नहीं आया था। उसे अपनी बिछड़ी सहेली से मिल लेती। वापस सीढ़ियाँ उतरते मम्मा के कमरे की तरफ आई। मेरे एक जाने वाले ने अपने बेटे के लिए हाथ मांगा है। उसे का वो जो हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल होने लगी थी वहीं रुक गई। लेकिन मुझे वो लोग कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तुम देखो मिल लो खुद, फिर कोई फैसला करेंगे। हमीद साहब आयशा को कह रहे थे, माए काश आपा माबिर के लिए हमारी उशे ले लेती तो क्या था। और बैर खड़ी उशे के कान की लू तक सुर्ख हुई थी इस बात पे। मम्मा मुँह इतना खुल गया कि शायद की मक्खी भी आराम से अंदर घुस सकती थी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। हमीद साहब भी उदास थे। अगर वहाँ जाती, उशी की शादी तो हो जाती, दिल को सुकून सा रहता। अब घरों को अपनी बेटी सुनते होल उठ रहे हैं। उशी अंदर जाने के बजाय वापस आ गई और अब कोई पता नहीं था मोबाइल पर क्या चल रहा है, पर यकीनी से वो बार बार इसी बात को सोच रही थी जो मम्मा ने कही थी। मेरी शादी माबिर भाई से मुंह हांडकों की तरह खोले सोचा, फिर चढ़चढ़ी लेते नफ़ी की। वो इतने बड़े हैं भाई, समझती हूँ मैंने, मम्मा भी ना, लेकिन कहीं इसी वजह से तो मम्मा मुझे वहाँ जाने से मना नहीं करती। अब सारी कड़ियाँ ऐसे समझ आ रही थी। उफ़ यार, और मैं माबिर भाई से कैसे हवस बेख़ता होती। इसके चेहरे पे आई शर्म के रंगों जो इससे खुशबीर मालूम नहीं थे, को हाथों को फेरते हटाया। इज़्ज़त भी नहीं, कुछ नहीं बताया मुझे। वो खुद ही सोचे जा रही थी अलकाना कि इन्होंने इनकार कर दिया था। वैसे पता नहीं इसे पता भी हो या ना हो, लेकिन मम्मा तो कह रही थी काश, मतलब इन लोगों ने इनकार कर दिया। दिल टूट के उभरा। वजह नहीं पता थी, लेकिन इसे बुरा फ़ील हुआ। फिर सर झटक के मोबाइल उठा लिया। अब वो खुद भी इन लोगों के घर कभी नहीं जाएगी। ठुकराए जाने के साथ दोस्ती से कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया था। लेकिन वो माबिर तो भाई है मेरे, मैं क्यों सोच रही हूँ इनके बारे में। पिछले कई दिनों से इसकी ये हालत थी। बेशुमार दुख देने वाली सोचों से आज़ादी पाने के लिए आखिर इसने खुद को भाई के रिश्ते से तसल्ली देनी चाहिए। उसे बेटा यहाँ। वो जो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, बाबा की आवाज़ पे रुकी। फिर दरवाज़ा खोल के बह रहे बाबा सामने लाउंज में खड़े इसके कमरे के दरवाजे की तरफ देखते इसके निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। वो हम लोग तुम्हारी पप्पू के पास जा रहे हैं। रईस भी घर नहीं है तो तुम लोग घर का ख्याल रखना। हो सकता है हम कुछ वक्त लग जाए। इसे बताकर एक बार अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ से आयशा बेगम निकल रही थी। चले अमीर साहब, एक घर करोवी से उशी को नवाजते वो कोरी से उशी को नवाजते हुए उनके पीछे बह निकल गई। ओ होंठों को गोल की उशी आंखें खोले ने जाता देख रही थी। वो औरत जो इसे जाने से मना करती रहती थी, वो अब खुद कैसे आराम से जा रही थी। आंखों को सिकुड़ते वो वापस अपने कमरे में आ गई। शायद वो फिर कोशिश करने जा रहे थे। दिल को अनजाना सा सुकून मिला। हमीद साहब और आयशा बेगम लाउन अबूर करते लाउंज के बड़े दरवाजे के करीब पहुंचे। जब सामने आती इज्जत ने दरवाज़ा इनकी दस्तक देने से पहले खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम मामू मामी। इनके अचानक सामने देखकर इसकी बातें फैली थी। वालेकुम सलाम। आयशा बेगम ने मुंह बनाते से देखा। आए अंदर आए। वो इन दोनों को साथ लिए अंदर आई। सामने आपा बैठी टीवी देख रही थी। इन दोनों को देखकर खड़े होती टीवी का वॉल्यूम कम किया। आए भाई साहब, कैसे आना हुआ? सलाम दुआ के बाद तकल्लुफ़ से भरपूर लहजे में पूछते एक काटदार नज़र आयशा बेगम पे डाल गई। इतनी देर में इज़्ज़त का खतब साहब को भी ले आई थी। इनसे मिलकर अमीर साहब ने अपने आने का मदह बयान किया। वो दरअसल आज रात खुशी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं।
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। अगर वो रुके। पलवशा बेगम जो पहले तिवारी चढ़ाए बैठी थी, अब जैसे पुरसुकून हो गई, एकदम से बला टली। आप लोग भी अगर शरीक होंगे तो मुझे खुशी होगी। सर चटकते हमीद साहब ने पलवशा के हिलते होंठों को नज़रअंदाज किया था। जी जी, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है, हम ज़रूर आएंगे। बल्कि इज़्ज़त को भी ले जाओ, वो मदद कर देगी तुम्हारी। इससे पहले कि खतीब साहब कुछ बोलते, पलवशा ने जल्दी से हामी भरी। इनकी चेहरे से खुशी ज़ाहिर हो रही थी। आयशा बेगम दिल में सोच के रह गई थी, क्या अगर वो उसी के लिए मान जाती। खैर, अब बेटियां किसी के सर पे थोपी थोड़ी जाती हैं। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। दिल ही दिल में सोचते आयशा बेगम ने चाय का सूप लिया। सामने पड़े लम्हात और उनमें इनको हसीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेदिल से चाय खत्म करते वो दोनों वहाँ से वापस आ गए थे। हाय दुल्हनिया, कमरे में दाखिल होते इज़्ज़त ऊंची आवाज़ में कहती खिलखिलाई। वो जो लैपटॉप खोले कुछ सर्च कर रही थी, तेजी से बंद करते उठी। इसके चेहरे पे वाज़िया घबराहट देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मशकूक नज़रों से देखती वो घबराई। कुछ नहीं, तुम्हें यूं अचानक इतने दिनों बाद आता देख के। ओ, तो मतलब तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। इसकी चेहरे की परेशानी से वो यही अंदाज़ा लगा पाई थी। हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। जल्दी से आगे होते इसने उसी ने इसे गले लगाया था। फिर तेजी से मुड़कर लैपटॉप बंद करते पास पड़ी चिप्स उठाकर साइड टेबल पे रखी। बैठो, फूफो ने कैसे आने दिया आज? वो उसके आते हुए बोले जाने वाले अल्फाज शायद सुन ही नहीं पाई थी। आज मामू और मामी आए थे तुम्हारे रिश्ते का बताने के लिए। इसके चेहरे का बहूर देखा जो पहले की निस्बत कुछ कम मिलाया हुआ लग रहा था। मेरा रिश्ता? हाथों की उंगलियां मरोड़ते वो बेचैन हुई। मतलब वो माबिर की बात करने नहीं गए थे? हाँ, आज देखने आ रहे हैं ना कुछ लोग तुम्हें। नहीं पता, इससे इसकी हालत अजीब लग रही थी। नहीं, शायद बताने वाली हूँ मम्मा। पूरी आंखें खोले वो अभी भी शायद मामला समझे बिना ही बात कर रही थी, या खुद को कंफ्यूज करने की नाकाम कोशिश। अच्छा चलो किचन में कुछ बनाते हैं रात के लिए। फिर वो उसके लिए ज़बरदस्ती किचन में आई, जहाँ पहले आयशा बेगम रात के लिए तैयारी कर रही थी। फिर तीनों ने मिलकर शाम के लिए कुछ डिशेस तैयार की। काफ़ी देर बाद आयशा ने उशी को तैयार होने के लिए इज़्ज़त के साथ कमरे में भेज दिया। वो कपड़े चेंज करके आईने के सामने खड़ी थी। इसका सांवला रंग गाल पे हाथ फेरते जैसे महसूस करना चाहा। हल्के नीले रंग इस पर कुछ खास सूट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ और ट्राई किए बिना बाल बांधने लगी। क्रीम लगाकर वो तैयार थी। बस पीछे खड़ी इज़्ज़त जो उसे देख रही थी, हंसी को छुपाई। यार कसम से तुम नमूना लग रही हो, जैसे तुम इन्हें पसंद आना नहीं बल्कि रिजेक्ट होने के लिए तैयार हुई हो। वो काफ़ी शोपीस हो। मैं कौन सा कोई शोपीस हूँ जैसी बन ठन कर इनके सामने जाऊँ। जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही पसंद करें। इसे गुस्सा ही आ गया। अच्छा ठीक है। इज़्ज़त ने भी ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि वो इसे जब से आई थी नोट कर रही थी वो शायद ठीक नहीं थी। शाम 7 बजे वो लोग आए थे, जिनमें एक औरत, एक मर्द और एक छोटा बच्चा भी था। फूफो और शान बाबा भी मौजूद थे। ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस हम बच्ची से मिलवा दें। लैबा जो उषे की होने वाली नंद थी ने कहा। वो काफ़ी उम्र की लगती थी, साथ इनके शौहर थे। जी जी। फिर आयशा बेगम खुद उषे को साथ लेके आई, जो उम्मीद के मुताबिक इन्हें भली लगी। 5 साल का वो छोटा बच्चा तो उसके साथ जुड़ के बैठ गया। फूफो तो बस आज पहली बार खामोशी से तमाशा देख रही थी। इनकी जान जो छूट रही थी। हमीद साहब ने सोचने का वक्त मांगा। मामा राज़ी ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक बार मशवरा कर लेते तो अच्छा था। मुझे नहीं करनी किसी और से शादी, बस माबिर भाई से करनी है। कमरे में वापस आते इसका दिल तड़पा था, फिर वो थम गई। वो माबिर से मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अपने सर को थामते बेचैन हुई। अब तो नामुमकिन सा, कभी नहीं। तेजी से बाथरूम में घुसते दरवाज़ा लॉक किया। फिर आईने में अपना चेहरा देखा जो हवाइयाँ उड़ा रहा था। नहीं अल्लाह जी प्लीज़, मुझे नहीं करनी मोहब्बत, प्लीज़ अल्लाह जी। दिल शिद्दत से कर रहा था। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मम्मा को पता चला ना तो जान निकालेंगी मेरी, प्लीज़ अल्लाह जी। तेज़ी से मुँह पर छापा के मारे फिर बहर आई तो इज़्ज़त सामने आईने के पास खड़ी थी। लो जी, तो ऐसे आई हो जैसे मेकअप का ढेर थोपा था तुमने। कोरी से नवाज़ते इसके गीले होते गिरबान और हस्ती नहीं देखी, जिनसे पानी के नन्हे कतरे टिपक रहे थे। मुझे शादी नहीं करनी अभी। इज़्ज़त को देखते कहा, तो कौन सा भी कह रहे हैं पागल लड़की, कभी भी नहीं करनी इससे मुजमा। इज़्ज़त बच्चे घर चले इससे पहले कि वो माबिर का नाम लेती पप्पू अंदर दाखिल हुई। मुबारक हो माड़ा तुम के मोरे पापा मान गए हैं। बस अब साल के अंदर अंदर तुम रुखसत हो गई। मोहब्बत से अपने बाजू की खिरे में लेते वो मुकम्मल सुकून में थी, जबकि उसी के पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। बहर बरसती हल्की फुल्की बारिश शीशे की दीवार अपने कतरों से धुंधला रही थी। शीशे के इस पार लॉन था, जहाँ 2-4 आमने सामने कुर्सियां रखी थी, जिनके दरमियान एक लंबी मेज थी। लॉन में चारों तरफ पौधों की बेड़ थी, जिनमें कई कई मुख्तलिफ रंग के फूल लगे इसे हसीन बना रहे थे। सर मैं अंदर आजू रफ़ाकत दरवाज़ा बजाते अंदर दाखिल हुआ। हाँ क्यों नहीं, खैरियत। नजरें लॉन से हटाई, इसने सामने से आते शख्स को देखा। सर एक प्रॉब्लम आ गया। वो कुछ परेशान था। जिससे हम ज़मीन खरीदनी थी वो आधे पैसे लेकर फ़रार हो गया, जो हमने एडवांस में दिए थे। कागज़ात कहाँ हैं ज़मीन के? तवारी चढ़ाए आसाम ने पूछा। वो भी साथ ले गए।
اس کی زبان اٹکی، لیکن وہ ہمارے پاس ہے نا، وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ اب اس کی آنکھوں سے پریشانی کے ساتھ غصہ بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ لے کے گیا تھا، اس نے اپنی بیوی سے سائن کروانے تھے۔ رفاقت ذرا سا پیچھے سرکا، اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اسام گھر آیا، تم لوگوں سے ایک کام نہیں ہوتا۔ وہ سر، یہ موئز نا، میں نے تم سے پوچھا کسی نے کیا کیا ہے؟ نہیں سر، میں چلتا ہوں۔ رفاقت الٹے قدموں بھاگا۔ ڈیم اٹ، بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میز پہ رکھے فون کو اٹھاتے وہ بڑبڑا رہا تھا، ارشیا 24 گھنٹوں میں ہیں تمہارے پاس، جہاں سے مرضی سے ڈھونڈو، چاہے زمین کھودو یا آسمان، وہ کاغذات کل میری ٹیبل پہ ہونے چاہیے۔ اپنے خاص آدمی کو کہتے فون بند کر دیا۔ ایک بار پھر شیشے کے پار نظر دوڑائی، اب وہ پول اور لاؤن اسے چڑھاتے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ زمین اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، اتنی کہ وہ جان بھی دے سکتا تھا اور لے بھی۔ لحاف میں سردی ہے، وہ نہ جانے کب سے بے سود پڑی تھی، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ رشتہ پکا ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ روز مما کوئی نہ کوئی سوٹ آرڈر کرتی رہتی تھی، کبھی بابا اور کبھی رئیس لیپر ڈیف سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ مما ایک کام لازمی کرتی تھی، کوئی بھی سوٹ منگوانے سے پہلے ایک بار اسے دکھا دیتی، لے جو اس کے لیے رہی تھی، وہ بھی بے دلی سے حامی بھرتی جاتی۔ جب دل ہی خوش نہ ہو تو یہ سب پیار ہو یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے۔ آنکھوں کی گرد پھیلتی سیاہی مما کو پریشان کرتی تھی، وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے بات پکی ہوئی تھی وہ کچھ الجھی پریشان سی تھی۔ اگر میری شادی مابیر بھائی سے نہ ہوئی تو میں کیسے جیوں گی؟ مما کو بتا دوں، وہ تو میرا ساتھ دیں گی نا؟ دن میں کئی بار ایسی سوچیں ذہن میں آتی۔ اوشے چلو اٹھو، دوپہر ہو رہی ہے۔ آج کل مما اسے کھانا بنانا سکھانے کی مہم میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، جلدی سے لحاف کے اندر یہ آنسو صاف کیے جو ایسے ہی بہتے رہتے تھے۔ بہانے مت کرو، جلدی اٹھو۔ سچ میں مما، وہ بس رو دینے کو تھی، کتنا مشکل کام تھا یہ۔ میں دیکھ رہی ہوں جب شادی کی بات ہو رہی ہے تمہارے رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں۔ مما نے غصے سے دیکھا، کام کاج آتا نہیں ہے اور نخرے اٹھوانے کا شوق ہے۔ شکر کرو ساس نہیں، اگر ہوتی نا تو 2 تھپڑ لگا کر واپس بھیج دیتی۔ لحاف اس کے اوپر سے کہتے سے سنائی آتی ہوں، تیزی سے بازو آنکھوں پہ رکھتے رخ بدلا۔ 2 منٹ میں بہہ رہو، سر درد نکالتی ہو تمہارا۔ وہ جاتے جاتے بھی سنا گئی۔ ان کے دروازے سے باہر نکلتی اوشی نے شدت سے اپنی ہتھیلیاں ہونٹوں پہ جمائی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اونچا روئے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، جو اسے بتاتا صحیح اور غلط کے بارے میں، جو اس کی رہنمائی کرتا۔ بے تحاشا رونے کے بعد وہ نیچے آئی۔ ہاں، وہ اتنی دل جمی سے نوڈلز بنا رہی تھی جب رئیس نے کچن میں داخل ہوتے سے ڈرایا، مکین کمینے، یہ ابھی میرے اوپر گر جاتا۔ گیفر اس کی طرف زور سے لاتی۔ عزت نے تب کر اسے دیکھا۔ گرا تو نہیں نا؟ کسی فلمی ہیرو کی طرح دروازے سے ٹیک لگائی۔ ہاں بے شک، لیکن میں یہ اب تم پر گرا دوں گی، سو بسم اللہ۔ بازو شاہ رخ خان کی طرف ہلائے۔ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ بھی گرا سکتی ہو۔ کیا بکواس ہے؟ وہ چلائی تھی، کون سی واحد فلم دیکھ کے آ رہے ہو؟ عزت نے چمچہ رکھ کر اس کے بازو پہ مارا۔ پھو، میری بیوی مجھے پیٹ رہی ہے۔ دبی آواز سے چلاتے منہ بہر کیا۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو رئیس، میرا دل کر رہا ہے تم اس چولہے پہ بٹھا دوں۔ پاؤں پٹاختے چولہا بند کیا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ رکو جانے من، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ دروازہ پور کرتی رئیس نے اس کی کلائی پکڑی، پھر کما کر کمر پہ اشارہ تنگ کیا۔ اپنے شوہر کو یہاں اکیلا چھوڑ کے تم جا رہی ہو؟ پھر ایک ہاتھ سے گردن سے بال ہٹائے۔ عزت کی سانسیں سینے میں اٹکی، رئیس کی انگلیاں اس کے گردن پر سرسرا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ جھکتا، عزت ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا چہرہ دھک رہا تھا۔ آئینہ اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہاتھ پھیرا۔ اتنا گھٹیا، ہاں وہ بھی سوکھے گلے کو تر کیا۔ رئیس اللہ جی معاف کر دیں، تیزی سے بستر چھوڑا۔ عجیب ہی خودکی والا خواب تھا، خود کو ڈبتا۔ شکر ہے خواب تھا، کتنی دیر وہ اس خوف میں ڈوبی رہی۔ شکر ہے خواب ہی تھا، میں اور رئیس، اللہ نہ کرے ہے بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا۔ توبہ توبہ، یہ عصر کے وقت سونے کا نتیجہ ہے۔ اور سو، جٹ چھڑی لیتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماما بتا دیں، وہ گوشت صاف کر چکی تھی، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا لیا، ہرا دھنیا، پالک اور لہسن کے ساتھ ساتھ میتھی کے پتے بھی کاٹ کے بھگو دیے تھے، پیاز بھی کاٹ لیا، ٹماٹر اور مرچیں بھی الگ کر لی تھی۔ اس دن باز کھڑی تھی نا جب بنایا تھا میں نے، غصے سے اسے کوڑا۔ ایک بار پھر بتا دیں، موسم سی شکل بنائی، پہلے پیاز ادرک براؤن کرو، پہلے وہ کر لو پھر آگے بتاؤں گی۔ ٹی وی دیکھتے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ واپس کچن میں آئی، پھر اندازے سے کوکنگ آئل ڈالا جو کہ زیادہ تھا، پھر پیاز ڈالے اور ان کی ڈارک براؤن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مما یہ تو ہو ہی نہیں رہے، 5 منٹ تک پیاز ابھی براؤن ہونا شروع ہی ہوئی ہے، دیر سے ہوں گے تھوڑے۔ اچھا، وہ واپس آ گئی، پھر ان کے براؤن ہونے تک وہ مسلسل دیکھتی رہی کہ یہ نہ ہو کہ جل جائے۔ پہلے بھی ایک بار جلائے تھے، مٹر بناتی ہوئی، اچھی خاصی عزت ہوئی تھی مما سے۔ ہو گئے، چولہا بند کرتے وہیں سے آنکھ لگائی۔ نکالو، مما نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ پھر بلینڈر میں پیاز نکال کر اس میں 4 ٹماٹر ڈالے جو 2 ٹکڑوں میں کٹے ہوئے تھے۔ پانی کتنا ڈالنا ہے؟ پھر مما سے پوچھا۔ ½ کپ۔
अच्छा फिर आधा कप पानी डाला, ढक्कन बंद करके साइड पे रखा और इसी गरम ऑयल में जिसमें से प्याज निकाले थे इसमें गोश्त डाल दिया। अब इसे तलना था। इसमें चुटकी नमक की डाल के मिक्स किया से नमक गोश्त के अंदर चला जाता है, मम्मा ने बताया था। फिर इसे चूल्हे पे छोड़ के ब्लेंडर चलाया, प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया। मम्मा इससे आगे किससे वहीं से आवाज़ आई, ब्लेंडर कर लिया बाकी, गोश्त को तलने दो पहले, आपकी वह बार खुद आ गई थी। फिर नमक मिर्च इसे साफ ज़रूरत प्लेट में अलग की। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, उसमें बड़ी इलायची और लौंग प्याज हैं साथ। पेस्ट को देखते पूछा, नहीं जल्दी करो। फिर इन पेस्ट के साथ ही गोश्त में डाल दिया। हल्का सा भूनने के बाद सुर्ख मिर्ची और नमक डालकर इनको भूनना। जब इनकी खुशबू आने लगे तो टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देना, साथ ही साथ मिर्चें बगैर काटे, मीठी और काटा हुआ हरा धनिया पालक डाल के ढक्कन बंद कर दिया। अब इसे अच्छे से पकने दो जी। ठक ठक। इससे पहले कि वो पानी का पूछती दरवाज़ा बजा, मैं देख के आती। मम्मा बैठ चली गई। जी कहिए। सामने खड़े बेदारी वावरी ड्राइवर को देखकर वो कुछ चौंकी थी, जिसके हाथ में एक पैकेट था। ये उर्शी मैडम के लिए, सर जी ने भेजा है, खास इनके लिए ही है। सख्ती से ताकीद करते वो वापस चला गया। ईशा बेगम कंधे अचकाते पैकेट लिए अंदर आई। ये तुम्हारे लिए, श्याम ने भेजा है, खोलो। सालन भूल कर वो इसे खोलने के तजस्सुस में थी। मैं देख लेती हूँ बाद में, अभी खोलो, गौरी से नवाजते कहा। उर्शी ने पैकेट खोला। इसके अंदर एक बॉक्स था। ये इसकी आंखें हैरत से खोली। मम्मा भी मुंह खोले से देख रही थी। दोनों माँ बेटी हैरत से वो पत्थर देख रही थी। जो ये कैसा तोहफा हुआ भला, ईंट का टुकड़ा। आयशा बेगम ने मुंह बनाते पत्थर को देखा, जो काफी मजबूत था। मम्मा ये केस है शायद। उर्शी ने इसे जानते घुमा के देखा। वहाँ छोटी सी जगह थी, शायद यहाँ से खोले। हाँ शायद। मम्मा ने इसे लेके खोलने चाहा, लेकिन वो खोला नहीं। कैसे खुलेगा, तुम देखो। जब इनसे ना खुला तो वापस उर्शी को पकड़ाया। सालन जल जाएगा, इसके चक्कर में साथ ही बड़बड़ाई। अभी पानी खुश्क नहीं हुआ था जब ये हल्का हल्का नीचे लगने लग गया, तो फिर पानी डालना, ये एक गिलास। सालन हिलाते से बताया। फिर वो खुद बैठ चली गई। उर्शी अभी तक इस बॉक्स को देख रही थी। जिस अंदाज से वो बना हुआ था, लगता नहीं था कि आसानी से वो खोल सकेगी इसे। मोरे इज्जत कमरे से बाहर आई तो पलवशा बेगम लाउंज में सोफे पे नीम दराज टीवी देख रही थी, जहाँ कोई ड्रामा चल रहा था। क्या है बच्चे, बोलती वो बड़ा प्यार से थी, सिर्फ अपने बच्चों के साथ। मैं सोच रही हूँ कोई कोर्स कर लूँ, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। घर में फारिग रहने से तो अच्छा है ना। सामने रखे किशमिश उठा के मुंह में डाले जो मोरे खा रही थी। बाबा से पूछ लो अगर वो इजाज़त देते हैं, लेकिन अच्छा कोर्स करना, ये डांस वांस का नहीं। मोरे, इज्जत ने खफकी से ने देखा। आपको लगता है मैं ऐसा करूँगी? नहीं तो क्या, तुम तो मासूम हो, लेकिन वो तुम्हारी सहेली, तुम कहाँ मासूम। बस करें, इसने कुछ कहा नहीं कहा, और इसे तो मम्मी घर पर ही सब सिखाती हैं। इसके पास वक्त नहीं है इन सब के लिए। वक्त है बच्चे, लेकिन पैसा नहीं। इनकी गर्दन अकड़ी हुई थी। उफ उफ। इज्जत ने गहरी सांस ली। मोरे का दिल उसी के लिए साफ करना ऐसे था जैसे ऊँट को रिक्शे में बिठाना। अच्छा कर लो, तुम बाबा से बोल दो, वो दाखिला करवा देंगे। इसका मुंह बनते देखकर पिचकारा ना, मुंह बसोर कर वो ड्रामा देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि माँ भी लाउंज में दाखिल हुआ, साथ एक ट्रॉली बैग भी था। टाइम मिल गया गाँव को शक्ल दिखाने का। आम, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, आम को मिल जाया करो कम से कम। शिकवे से भरे लहजे में कहते उठ के इसे गले लगाया। कितना कमजोर हो गया तो। हर माँ की तरह इन्हें भी अपना हैंडसम बेटा कमजोर ही लग रहा था। कहाँ मोरे, इतना सेहतमंद तो हूँ। साथ ही इज्जत के सर पे हाथ रखा। आज भी खाना बाहर से खा के आया होगा। नहीं, मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर खाते हैं। वो अपने कमरे में चला गया था। किचन अच्छी तरह साफ करके बंद करना। आयशा बेगम ने बर्तन धोए थे और अब किचन साफ करने की ड्यूटी उसी की थी। अच्छा, वो पहली चीजें समेट रही थी, फिर सारा किचन साफ किया। जाते जाते वो पत्थर का टुकड़ा उठाया। आखिर इसमें है क्या जो इतनी मजबूती से बंद किया गया। कमरे में आके बेड पे बैठते दोबारा टटोला। तोड़ के तो देखो। फिर ख्याल आया, नहीं एक बार ऐसे ही ट्राई करती हूँ। लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं खोला। मतलब इसे तोड़ना ही पड़ेगा। बड़बड़ाते वो उठी, फिर बागलूनी में आई। कैसे तोड़ू, कुछ तलाशना चाह। ये कैसे टूटी, कैसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो तोड़ सके। बेलने से तोड़ती, सोचते सोचते ज़हन में ही आ गया। फिर चुपके से बेलना ले आए, जमीन पे रखते इसने बेलने को जोर से पत्थर पे मारा। वो टूटने के बजाय फिसल के दूर चला गया। ये वो चांद कहाँ से लाओगे जो चांद तुम्हारा मेरा होगा। मोबाइल रिंगटोन हुआ। इससे पहले वो पत्थर को ढूंढती, इसका फोन बजा। इस वक्त कौन है, भाग के उठाया। मगर मम्मा सुन लेती तो फौरन पहुंच जाती। बिना नंबर देखे इसने यस कर दिया। तोड़ने की कोशिश मत करें, वो नहीं टूटेगा। भारी मर्दाना आवाज पर इसकी धड़कनें रुकी। लम्बे के 1000वें हिस्से में इसका ख्याल असाइम की तरफ गया। जाहिर सी बात है इसकी का पता इसी को था जिसने भेजा था। क्या काफी देर बाद इसकी जुबान लड़खड़ाई। इसके अंदर जो भी है वो आपका ही है। चेयर से टेक लगाते असाइम शेख के होंठों के कोने जरा से फैले। मैं नहीं जानती कौन है आप। फिर जल्दी से फोन काट दिया। ये क्या, ऐसे कैसे कर
कर सकते। दीदी से माथा आस्तीने से साफ किया। मेरा नंबर कहाँ से मिला इनको? वो इस पत्थर को भूल चुकी थी। मम्मा को बताऊंगी। कितनी देर तक वो इस बारे में सोचती रही। अच्छी तरह से जान जाएंगी। दूसरी तरफ पीएसआईएम की सोच थी। महावीर, तुमने मोरे से बात की? लिफाफ से मुंह निकालते टाइम देखा सुबह के 7 बज रहे थे। नहीं, फिलहाल तो नहीं। पसीना साफ करते पानी की बोतल को मुंह से लगाया। वो जो गैंग पे आया था जब विनेश की कॉल आई, कब करोगे? वो अभी सो के उठी थी। कोई पता नहीं, इसने कहकर फोन बंद कर दिया। इससे अब विनेश चिढ़ होती थी। फिलहाल इससे मुंह मारी करने का कोई इरादा नहीं था। बात तो करूंगा लेकिन तुम्हारी नहीं। उसी की। अपना टॉवल उठाते वो एक बार फिर ट्रैक पे भागने लगा। 2 मजीद चक्कर काट के वो वापस कर आया। जूस किचन की तरफ जाने के बजाय वहीं से मेड को आवाज लगाते मोरे के कमरे में आया। मुझे आपसे बात करनी है। 5 साल के बाद असल मजे पे आया। बाबा शायद छत पे थे। वो फजर के वक्त अक्सर ऊपर चले जाते परिंदों को दाना डालने। बोलो पुलोश। फर्शा बेगम कटक गई। इतनी सुबह क्या बात हो सकती? वो मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर ही लूँ। जूस का गिलास मुंह से लगाते ने देखा जो मेड अभी इसके पीछे पीछे रख गई थी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो एकदम खुश हो गई। मैं तुम्हारी लिए लड़की देखती हूँ। वो लड़की मैंने देख ली है। इसका चेहरा चमक रहा था। वाह, कौन है वो? तहज्जुद से इसे देखा। इनका काम जो आसान कर दिया था। आप जानती हैं इसे बहुत अच्छी तरह। कौन है? मोरे के दिमाग में घंटी बची। मशकूक नजरों से देखा। जाहिर सी बात है, जिस चीज से खतरा लायक हो दिमाग इसी की तरफ सबसे पहले जाता है। उसे हरगिज नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। फौरन मना किया। क्यों? अब की बार महावीर को झटका लगा। क्यों क्यों क्योंकि इसका पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? साफ बात करें। रिश्ता इसके बाबा ने तय कर दिया। तुम्हारे लिए कोई और देखती हूँ मैं। मुझे उसी से करनी है। उसी पे जोर दिया। हाँ, मुझे भी पसंद थी वो, लेकिन बर वक्त अलिशा के दिमाग ने काम किया। ऐसे तो इसने नहीं माना था। मैंने भाई साहब से मांगा था हाथ इसका, लेकिन वो परेशानी से रुकी। वो नहीं माने। क्यों नहीं माने? मुझे क्या पता। और मैं एक बार बेइज्जती करवाने के बाद दोबारा नहीं करवाऊंगी। इन्होंने रुख बदला, जैसे जाने का इशारा दिया। लेकिन शादी तो मैं इसी से करूंगा। मैं खुद बात करूंगा मामू से। अगर ऐसा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो मेरा। इस बात पे तो इनके होश उड़े। फिल्मी बातें मत करें मोरे। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी का भी सवाल है ये। अगर तुमने इससे शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इनकी लहजे की करवाट ने माबी को हैरान कर दिया।